चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ग्लोब के बारे में, है ना। तो ध्यान से सुनो, ग्लोब है क्या। तो ग्लोब पृथ्वी का एक मानव निर्मित प्रतिरूप है। क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मानव निर्मित प्रतिरूप है, जिसमें महाद्वीप, देश, महासागर एवं नदियों की उनकी सही आकृति एवं स्थितियों को दिखाया जाता है। यानी कि ग्लोब में ना महाद्वीप, महासागर, देश और नदियों का उनका सही आकार एवं स्थितियों के बारे में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक ना। तो हम शॉर्टकट में ग्लोब का परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मानव निर्मित क्या है, प्रतिरूप है। क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मानव निर्मित प्रतिरूप है। तो देखिए, ग्लोब में आपको दिखाते हैं महासागर और महाद्वीप का स्थिति क्या है। ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, ग्लोब है। ठीक ना। तो ग्लोब में आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो जितना मतलब अलग अलग रंगों का जो है वो क्या चीज को दिखा रहा है, महाद्वीप को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? महाद्वीप को। और ये जो नीला है ना, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वे महासागर का क्या स्थिति को दिखाता है कि महासागर जो है कहाँ है, इसका आकार कैसा है। ठीक ना। तो जितना आप इस मैप पे ब्लू रंग का देख रहे हैं, जैसे देखिए इधर ब्लू ही ब्लू है। ठीक ना। क्या है? तो ये क्या चीज को दर्शाता है, आकाश क्या चीज को दिखाता है, ये महासागर को दिखाता है। ठीक। और ये जो है जो अलग अलग रंग में है क्या चीज को दर्शाता है, महाद्वीप को। समझ में आया ना। अच्छे, अब देखिए महाद्वीप और महासागर को दर्शाता है। अब ये देश को भी दर्शाता है कि कोई भी देश जो है ना उसका स्थिति क्या है और वो उसका आकार कैसा है। तो देखिए हम मैप में आपको दिखाते हैं भारत। तो देखिए भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है ना, लगभग त्रिभुजाकार है। तो देखिए आकार बता रहा है। इसके बाद स्थिति भी दिखाता है कि भारत जो है कहाँ स्थित है। तो इसमें आप भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ है ना, तो भारत यहाँ से शुरू है तो यहाँ लगभग 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या मैप पे यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट होगा। ठीक ना। और इधर 37 डिग्री 6 मिनट, कितना, तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री है ना, पूर्वी देशांतर से कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैप क्या करता है, सागर हो या महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, उनका आकार, स्थिति है ना, ये सब बताने का काम करता है। बात समझ में आया। अब देखिए ये ग्लोब के ठीक ऊपर में है ना, ग्लोब के शीर्ष भाग पे, यानी कि शीर्ष बोले तो टॉप, और टॉप मतलब सबसे ऊपरी भाग। तो ग्लोब के सबसे ऊपरी भाग पर क्या होता है, शिखर पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, देखिए ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, देखिए ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ग्लोब का उत्तरी ध्रुव है। क्या है, उत्तरी ध्रुव। और ग्लोब के शीर्ष तल में क्या, ग्लोब के तल में सबसे निचली भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक ना। अब यदि आप लोग गौर से देखते हैं इसको, तो देखिए आपको क्या पता चलता है कि एगो कोई मतलब क्या है, रॉड है इसमें घुसाया हुआ। ठीक ना। सुई के तरह एगो रॉड है जो क्या करता है, देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है ना, जो क्या करता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है ना। तो ये रॉड जो है, जो सुई के तरह इसमें धंसा है, उसका नाम क्या है, इसका नाम धुरी है। क्या है, धुरी, या ना तो फिर हम अक्ष बोल सकते हैं। क्या, धुरी या ना तो फिर अक्ष बोल सकते हैं। तो पूछेगा कि बताइए धुरी किसे कहते हैं। तो धुरी क्या है, मतलब वह रेखा है ना, जो क्या करता है, ग्लोब में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है। ठीक ना।
उसे क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। और ध्यान से देखिए, ये ग्लोब जो है इसी पर ना टिका है। ये धुरी जो नहीं रहता तो क्या ग्लोब ऐसा रहता? नहीं ना रहता। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम देखते हैं पृथ्वी का जो है अक्षांशीय मतलब वो अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है ना। तो पृथ्वी देखिए सब देखिए, ये आप लोग को लग रहा होगा ये टेढ़ा है ना, ये ग्लोब क्या सोझा है? सीधा है ये ग्लोब? नहीं, टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या है? झुका हुआ है। तो कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका है, ठीक ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका है? 23.5 डिग्री। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.5 डिग्री। बात समझ में आया? और अपने तल पर, ये तो अपने अक्ष पे हो गया, और अपने तल पर पृथ्वी जो है अपने तल पर कितना झुका है? अपने तल पर 66.5 डिग्री झुका है। कितना झुका है? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? नोट करो इसको, ये दोनों नोट करो। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने तल पे 66.5 डिग्री झुका है। अपने तल पे कितना झुका है? प्रशांत, अपने तल पे कितना डिग्री झुका है पृथ्वी? 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। इसको नोट करो। एक दो मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट के अंदर इसको उतारो। देखो अब हम लोग क्या देखेंगे? विषुवत रेखा के बारे में। क्या? विषुवत रेखा के बारे में, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी, है ना। और बताइए सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। और सबसे दक्षिणी भाग दक्षिणी ध्रुव, है ना। दोनों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? मतलब दोनों को जो मिलाते हैं उसे धुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुरी बोलते हैं या फिर अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए विषुवत रेखा क्या होता है? क्या? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा देखिए, ग्लोब मतलब पृथ्वी पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटने का काम करता है। क्या? पृथ्वी पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटने का काम करता है। कितना? 2 बराबर भाग में बांटने का काम करता है, ठीक ना। उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी हो गया, इसके बराबर 2 भाग में बांटो। बांट दिए, है ना। तो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, ठीक ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसका जो है ना मान कितना होता है? 0 डिग्री। क्या? 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, है ना। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम करता है। तो ऊपर वाला भाग देखिए, विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? देखो विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? अब देखिए इसमें होता क्या। अच्छा ये बताइए कि इसको गोलार्ध क्यों बोलते हैं? तो गोला के आधे भाग को क्या बोलते हैं? गोलार्ध। गोला को यदि 2 भाग में बांट देंगे ना, बराबर 2 भाग में, तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे? गोलार्ध बोलेंगे। बताइए गोला को काटने से क्या वो गोलार्ध बनेगा? दुगो गोलार्ध बनेगा ना। ऐसे देखिए ये गोला है, इसको बराबर ऐसे बीच से काट देंगे तो गोलार्ध बनेगा ना। गोला के आधे भाग को गोलार्ध बोलते हैं। तो ये भी तो गोले है ना, तो गोला के आधे भाग को क्या बोलेंगे? गोलार्ध।
अब चूंकि देखिए ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर है, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? और ये विषुवत रेखा से नीचे की ओर है इस कारण इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक ना। देखिए मैथ में होता क्या है, मैथ में ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और दाहिना हाथ पे क्या होता है, पूरब, और बायां हाथ पे पश्चिम। कोई दिक्कत? तो अब विषुवत रेखा समझ गए। देखिए विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? तो चूंकि देखिए ये जो है ना, भूमि को बराबर दो भाग में बांटने का काम करता है। क्या? भूमि को बराबर दो भाग में बांटने का काम करता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसका मान कितना, 0 होता है, 0 डिग्री। कितना मान होता है इसका? 0 डिग्री। चलिए अब हम देख लेते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक ना। तो देखिए अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन या लैटिट्यूड सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड सर्कल, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक ना। और पृथ्वी के बराबर दो भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? बोलो रे दिव्यांशु, पृथ्वी के बराबर दो भाग में बांटने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोला? बकलेला, विषुवत रेखा बोलना, विषुवत रेखा। भी इतना पढ़ाया तुमको, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आता है? पृथ्वी के बराबर दो भाग में बांटने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? समझ में आया? आओ इधर तुम, आओ, आओ न रे, चल इधर कर। अब बोल, पृथ्वी को बराबर दो भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? समझ में आया? चल तो देखिए ये क्या है, विषुवत रेखा है ना। तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, है ना। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए ये क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या होता है? विषुवत रेखा। क्या? और विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। समझ में आया? तो ये क्या है बोलो तो? ये है अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा। चलो किस सबको याद हो गया? अभी हम पूछेंगे तो बता देगा। चलो रे विकास कराओ, विकास बोलो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? इधर आओ, बोलो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या खींची गई रेखा को? विषुवत रेखा को खींची गई। अरे बेहुदा, क्या बताए हैं कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को न काल्पनिक रेखा कहते हैं। हाँ देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये होता है रे, ये क्या होता है बोल तो? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर बोल जोर से। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब नहीं ना भूलेगा। चलो देखो, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच, प्रिया टिफिन ले लो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच
जो दूरी होता है ना सभी जगह क्या होता है, समान होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या होता है, बता देगा। चलो रिद्धि तू बताओ तो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है सभी जगह क्या होता है, हाँ समान। जोर से बोलो ना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है सभी जगह क्या होता है, समान होता है। बात समझ में आया। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान होता है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो क्या नाम है, पढ़ी खड़ा हो, इधर आओ, बोलो इधर इधर देखो ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, चलो बैठो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, यहाँ है ना, हम दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी या तो यहाँ पे मेजर करेंगे या यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक ना, या यहाँ पे मेजर करेंगे। सभी जगह उसके बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। और ये दूरी कितना होता है, देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश, क्या, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, क्या, रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, कोई बताएगा अंक में। अरे 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, बात समझ में आया। यानी कि प्रत्येक 111 किलोमीटर के बाद जो है एक अक्षांश रेखा हमको टकराएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे ना, तो 111 किलोमीटर के बाद जो है हमें एक अक्षांश रेखा मिलेगा, है ना। अब बताओ क्या उसको हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पे एक्चुअल में कोनो ऐसा लाइन है ही नहीं। ये पृथ्वी पे ऐसा लाइन रहेगा तब ना हम देखेंगे। पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइन नहीं है, सिर्फ माना गया है। क्या माना गया है, ठीक ना। तब ये नहीं सोच लेना कि सर क्या बताए हैं कि प्रत्येक 111 किलोमीटर के बाद जो है पृथ्वी पे वो रेखा मिलेगा जिसका नाम अक्षांश रेखा होता है। ये आपको पृथ्वी पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ना पृथ्वी पर, है ना, एक्चुअल में पृथ्वी पर कोई ऐसा रेखा है ही नहीं। देखिए इसमें माना गया है, ठीक ना। ये माना क्यों गया है, ताकि किसी भी देश का, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए ना। जैसे देखिए अभी आप लोग को क्या विषुवत रेखा के बारे में बताए थे, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये जो है ये क्या है, ये है, देखिए ये अक्षांश, सॉरी ये है विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। समझ में आया ना। ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मान कितना, 0 डिग्री होता है, ठीक ना, 0 डिग्री। इसके बाद विषुवत रेखा के समांतर, देखिए ये रेखा है विषुवत रेखा के समांतर है, देखिए विषुवत रेखा के समांतर है। तो ये क्या है, अक्षांश रेखा। क्या है ये, अक्षांश रेखा। देखिए ये विषुवत रेखा है। इसके बाद देखिए विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को, क्या विषुवत रेखा के समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ठीक ना, और ये समांतर है। तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा के बीच की दूरी सभी जगह क्या होता है, समान होता है। उसका मान कितना, मान पूछा जाए तो 111 किलोमीटर, ठीक ना। बात समझ में आया। अब देखिए सब मतलब इसका आकार, क्या, अक्षांश रेखा का आकार जो है कम या ज्यादा हो सकता है। अक्षांश रेखा का जो आकार है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए अक्षांश रेखा का मान सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, विषुवत रेखा पे। कहाँ, विषुवत रेखा पे।
विषुवत रेखा पे अक्षांश रेखा का मान जो है मतलब लंबाई अधिक रहता है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर यानी कि ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखा का जो लंबाई है वो कम होता जाता है। क्या? अक्षांश रेखा का जो लंबाई है वो क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक ना? तो बताइए अक्षांश रेखा का जो लंबाई है सबसे अधिक कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पे। और सबसे छोटा कहाँ रहेगा? ध्रुवों पर। और दूरी बताइए तो दूरी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। अब देखिए कुछ अक्षांश रेखा का स्पेसिफिक नेम भी होता है, कुछ अक्षांश रेखा का स्पेसिफिक नेम भी होता है। तो नेम क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ये ग्लोब हो गया ना, पृथ्वी है ना। अब देखिए पृथ्वी के बराबर दो भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? चलिए देखिए कुछ अक्षांश रेखा का जो है ना स्पेसिफिक नेम भी होता है। तो सबसे पहले देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या होता है? विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक ना? अंग्रेजी में इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ठीक ना? इसके बाद देखिए 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या? आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा बोलते हैं। अंटार्कटिका वृत्त, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका, देखो आर्कटिक वृत्त है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। देखो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ठीक ना? इसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। देखो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखिए मैप पे दिखाते हैं। ये हो गया 0 डिग्री। क्या? 0 डिग्री। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? विषुवत रेखा नाम होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए क्या इसका नाम क्या होना चाहिए? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, तो इसका नाम क्या होगा? कर्क रेखा। अंग्रेजी में से बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या? आर्कटिक वृत्त। क्या? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या? उत्तरी ध्रुव। क्या? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम उत्तरी, क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। अब देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। क्या इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका क्या? अंटार्कटिका वृत्त। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश का होगा? दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए अक्षांश का उपयोग जो है ना, अक्षांश का उपयोग जो है ताप क्षेत्र को बांटने में किया जाता है। अक्षांश रेखा का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? ताप कटिबंध को बांटने में। तो देखो इधर अक्षांश रेखा क्या होता है? अक्षांश रेखा पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा है ना, जो विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। क्या? जो विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए विषुवत रेखा जो है ना वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटता है। कितने भाग में? जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक ना? देखिए ये हो गया पृथ्वी। ठीक ना? इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा है ना। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक ना? अब देखिए विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या? और नीचे वाला भाग? नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक ना? अच्छा ये बताइए तो भारत जो है कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक ना? बात समझ में आया? क्या बोले हम? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक ना? तो चलिए अब अक्षांश रेखा के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक ना? क्या बोलते हैं? देखिए विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा जो है ना 1-1 डिग्री के पैमाने पर खींचा जाता है। क्या? ये अक्षांश रेखा जो है 1-1 डिग्री के पैमाने पर खींचा जाता है। ठीक ना? तो आप देखिए ये हो गया 0 डिग्री। ठीक ना? और ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। ऐसे करते करते यहाँ जब हम कहा उत्तरी ध्रुव पे आएंगे ना तो कितना बनेगा विषुवत रेखा? क्या? कितना? इधर बनेगा 90। कितना बनेगा? और नीचे कितना बनेगा? नीचे भी बनेगा 90 है ना। तो बताइए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होगा? 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या अब प्लस एगो ये रहेगा विषुवत रेखा। क्या? तो ये इसको मिला के कितना हो जाएगा? 181। तो बताओ अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? और क्या बताए थे? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या होता है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह। अच्छा वो दूरी कितना होता है? हाँ 111 किलोमीटर। ठीक ना? और इसके बाद देखिए अक्षांश रेखा का जो लंबाई जो है विषुवत वृत्त पे, कहा विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक होता है ना। विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक होता है तथा ध्रुवों पर जाने में क्या होता है? जब हम ध्रुव पे जाते हैं तो इसका लंबाई जो है बहुत कम हो जाता है, 9 के बराबर। ठीक ना? वहां वृत्त क्या हो? देखो वहां 0 हो जाता है। ठीक ना? तो बताइए अक्षांश रेखा का लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? अक्षांश रेखा का लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? विषुवत वृत्त पर। कहाँ? और सबसे कम ध्रुवों पर। ठीक बात समझ में आया ना? चलिए अब देखिए ताप
कटिबंध, हाँ इसका स्पेसिफिक नाम भी समझ लो। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना। और इसके बाद देखो 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम क्या होता है? कर्क रेखा। क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ क्या? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ। इसके बाद 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या होता है? आर्कटिक वृत्त। क्या? आर्कटिक वृत्त। अब ध्यान से समझो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। लेकिन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है आर्कटिक वृत्त। क्या? इसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है उत्तरी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। अब देखिए 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या? कौन सा रेखा? अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद देखिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम है दक्षिणी ध्रुव। क्या? दक्षिणी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार फिर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। ठीक। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है उत्तरी ध्रुव। क्या? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम है मकर रेखा। कौन सा रेखा? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम अंटार्कटिका वृत्त। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम। कोई दिक्कत? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है बोलो तो? अक्षांश रेखाओं की संख्या, रे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना? 181। कितना? बात समझ में आया? चलिए अब ये बताइए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है सभी जगह? क्या होता है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना? अच्छा, अक्षांश रेखा का लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विषुवत वृत्त पर। कहाँ? और इसका लंबाई सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुव पर। क्या? ठीक ना। अब देखिए ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? ताप कटिबंध। तो अक्षांश रेखा जो है ना, अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंध में बांटने का काम करता है। क्या करता है? अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंध में बांटने का काम करता है। तो देखिए चलिए इधर देखिए ताप कटिबंध के बारे में बताते हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इसका माप कितना है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या होता है? विषुवत रेखा, ठीक ना। इसके बाद देखिए 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया 66.5 डिग्री। क्या? उत्तरी अक्षांश है ना। और ये हो गया 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर भी देखिए
डिग्री कितना दक्षिणी अक्षांश, और 66.5 डिग्री कितना दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है ना, उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? ये वाला जो क्षेत्र पाया जाता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है उष्ण कटिबंध। क्या? उष्ण, इसका नाम है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। देखिए उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब होता है उष्मा। क्या? उष्ण मतलब उष्मा। तो चूंकि इस क्षेत्र में ज्यादा उष्मा मतलब प्राप्त होता है, इस क्षेत्र में ज्यादा उष्मा, यानी कि सूरज का जो प्रकाश है ना, इस क्षेत्र में जो है एकदम सीधा पड़ता है और कम क्षेत्र में पड़ता है। क्या? इस क्षेत्र में जो है सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, वो कम क्षेत्र में पड़ता है एवं सीधा पड़ता है, ठीक ना। यानी कि ठीक यहाँ पे जो आदमी सब रहता है ना, तो सूरज जो है उसके माथे पे हमेशा रहता है, ठीक ना। बात समझ में आया? तो इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी होता है, ठीक ना। चूंकि तो गर्मी ज्यादा होता है मतलब उष्मा ज्यादा है, तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हो गया उष्ण कटिबंध। क्या? उष्ण कटिबंध। बात समझ में आया? अब देखिए ये ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी उष्ण कटिबंध। क्या? ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी उष्ण कटिबंध, नीचे वाला होगा दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा गर्मी होता है। तो बताइए ज्यादा गर्मी रहेगा तो पानी जो है जल्दी भाप बन के उड़ेगा ना। ज्यादा गर्मी होने के कारण पानी जो है क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा। तो चूंकि पानी जो है भाप बन के उड़ेगा तो फिर वो बादल का निर्माण करेगा ना। अब बादल का निर्माण होगा तो वही फिर बादल क्या करेगा? पानी बरसाएगा। क्या करेगा? बादल जो है फिर पानी बरसाएगा, है ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र में क्या, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा जो है रोज होता है। क्या? इस क्षेत्र में वर्षा रोज होता है। तो बोलेगा कि बताइए कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा जो है रोज होता है? बताओ कहाँ होता है वर्षा रोज? तो इधर उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, ठीक ना। विषुवत रेखा के समीप जो क्षेत्र रहता है वहां रोज वर्षा होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो गर्मी ज्यादा रहता है, तो चूंकि इधर समुन्दर भी है, बड़ा बड़ा समुन्दर है, ठीक ना। तो गर्मी ज्यादा होता है तो समुन्दर का पानी जो है भाप बन के उड़ता है ना, बादल में जाता है, जिससे बादल का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? फिर वो बादल क्या करता है? पानी के रूप में वर्षा के, है ना, बादल जो क्या करता है? पानी को धरती पे गिरा देता है, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं ना। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? रोज वर्षा होता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? इस क्षेत्र में शीत भी पड़ता है और उस गर्मी भी पड़ता है ना। इस फील्ड में जो है, इस क्षेत्र में आपको सर्दी भी लगेगा और गर्मी भी लगेगा, ठीक ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और चूंकि ये ऊपर में है तो ये हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये नीचे में है तो इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी शीतोष्ण। क्या? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, है ना। अब देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। नीचे में क्या होगा? नीचे में भी वही देखो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
ये बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण शीत कटिबंध कहेंगे, ठीक ना। क्योंकि नीचे में है तो दक्षिण शीत कटिबंध, क्या दक्षिण शीत कटिबंध। बात समझ में आया। तो देखिए इधर इतना ठंडा क्यों पड़ता है, तो चूंकि ये ध्रुवों के समीप है और ध्रुवों पर पृथ्वी कैसा है, चपटी है ना। तो पृथ्वी चपटी होने के कारण यहाँ जो है सूरज का प्रकाश सही से नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना। इसलिए इस क्षेत्र में ठंडा रहता है। बात समझ में आया। अच्छा ये बताइए तो आप लोग, मतलब जैसे हम लोग का इधर जो है 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है ना। 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। लेकिन ध्रुवों पे जाएंगे ना तो क्या होता है, वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। बात पता है ना। ध्रुवों पर जाएंगे ना तो 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने का, क्या हम लोग का होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, है ना। कितने हम लोग का दिन कितने घंटा का होता है, और रात। चलो तो शीत कटिबंध के बारे में बता दिए। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग देशांतर के बारे में। क्या देशांतर के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा वे काल्पनिक, क्या देशांतर रेखा वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार लंबवत रेखा है ना। देशांतर रेखा वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार लंबवत रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है। मतलब देशांतर रेखा देखिए, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी है ना। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखा वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार, क्या वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार लंबवत रेखा है, क्या लंबवत रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है, ठीक ना। उसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, बात समझ में आया। क्या आया समझ में, कि देशांतर रेखा वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार लंबवत रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है, ठीक। अब देखिए इसका भी जो है ना स्पेसिफिक नेम होता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको मुख्य प्रधान रेखा बोलते हैं। क्या मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य, क्या मुख्य देशांतर रेखा कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, या प्रधान, क्या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी, प्रधान मध्याह्न रेखा भी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ठीक ना। और ये जो है देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना कहां से गुजरता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना लंदन के ग्रीनविच नाम के शहर से गुजरता है। आयु से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कहां से होके गुजरता है, तो लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या ग्रीनविच वेधशाला है, ठीक ना। जहाँ पे तारे, सूर्य है ना, ग्रह, इस सब के बारे में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ग्रीनविच में क्या है, वेधशाला है, ठीक ना। वहां से ये है क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है, ठीक ना। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है जिसका नाम प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो भी क्या करता है, पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम करता है। प्रधान मध्याह्न रेखा भी पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम करता है। तो देखो ये बताओ तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा।
है ना। इसे जीएमटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मिडलैंड टाइम, है ना। अब देखो ये कहां से गुजरता है? इंग्लैंड के, कहा? इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर से गुजरता है। कहां से गुजरता है? इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर से गुजरता है। देखो तुम लोग को मैप पे दिखाते हैं। इसमें देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा देखो, देखो ये वाला जो है, देखो ये दिख रहा है ना, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना। ये कहां से होके गुजरता है? तो देखो इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर से गुजरता है, ठीक ना। बात समझ में आया ना। अच्छा ये बताओ 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कहां से होके गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होके गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच नाम के शहर से, ठीक ना। बात समझ में आया। अब देखो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर कौन हो गया? उल्टा हाथ हो गया ना। तो बाएं हाथ की ओर क्या होता है? इधर होता है पूर्वी गोलार्ध। क्या? पूर्वी। और इधर पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो देशांतर रेखा के बारे में समझो। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ना, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। क्या होता है? कहा ध्यान है नया? देखो इधर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक होता है। देखो अब देखो तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक होता है ना। और ध्रुवे पे आके देखो, ध्रुव पे आके ये नगण्य हो जाता है, नहीं के बराबर, ठीक ना। तब पूछेगा कि बताओ 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होता है? विषुवत रेखा पे। कहा? सबसे कम ध्रुवों पर, ठीक। अब देखो देशांतर क्या है? मतलब देशांतर रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। बताओ देशांतर रेखाओं की संख्या 360। जिसमें से 180 होता है पूर्वी गोलार्ध में। 180 देशांतर रेखा होता है पूर्वी गोलार्ध में, और 180 देशांतर रेखा होता है पश्चिमी गोलार्ध में। 180 देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और 180 देशांतर रेखा पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है ना। इसके बाद जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे किसके बारे में, बता? नहीं रे, समय क्षेत्र के बारे में।
एक